हाय गाइस, आदित्य है। हमने अपनी पिछली वीडियो में ये बात समझी थी कि डिज़ाइन पैटर्न्स होते क्या है और उनका हम यूज़ क्यों करते हैं। इस वीडियो में हम ये बात जानेंगे कि किसी भी एलईडी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या फ्रेमवर्क होता है और हम उस प्रॉब्लम को जल्दी से जल्दी विद इन 30 टू 45 मिनट्स कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हमारा कंक्लूजन ये रहेगा कि हम 30 टू 45 मिनट्स में किसी डिज़ाइन, इफ इट्स अ डिज़ाइन इंटरव्यू या किसी मशीन कोडिंग राउंड, इफ इट्स मशीन कोडिंग राउंड, किसी कोड तक पहुंच सके। तो हम ये काम कैसे कर सकते हैं, हम ये बात समझते हैं। तो सबसे पहला स्टेप हुआ रिक्वायरमेंट गैदरिंग। ये अपना वन ऑफ द रूडिमेंट्री स्टेप्स होता है जो, और मैंडेटरी स्टेप्स भी, जहाँ पर आपको कोई भी प्रॉब्लम दी गई है। जैसे मान लो आपको एक स्नेक एंड लैडर बनाने की गेम दी गई है, स्नेक एंड लैडर। तो आप यहाँ पर रिक्वायरमेंट गैदर करते हो अपने इंटरव्यूअर से और ये बात डिटरमिन करने की कोशिश करते हो कि आपको इम्प्लीमेंट क्या करना है। यू डिसाइड व्हाट यू नीड टू इम्प्लीमेंट। ठीक है, तो आपने ये मान लो ये बात इंटरव्यूअर के साथ डिस्कस करके डिसाइड कर ले कि आपको इम्प्लीमेंट क्या करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आ जाता है कि आप ये काम करोगे कैसे, आप क्या डिस्कशन करोगे इंटरव्यूअर के साथ और कितने देर तक। सबसे पहले तो हमें 30 टू 45 मिनट्स, अगर हम ये बात सोच रहे हैं कि हमको ये सारा प्रोसेस 30 टू 45 मिनट्स में क्लोज करना है, तो आप इस स्टेप को कितना टाइम दोगे। जनरली अगर मैं रिकमेंड करूँगा तो मैं कहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इस स्टेप में आपका 5 से 10 मिनट लगना चाहिए, क्योंकि अगर आप इससे ऊपर कुछ भी टाइम लेते हो तो आप अपने आगे के प्रोसेस में जो टाइम दे सकते हो उस टाइम में से आप टाइम खा रहे हो, आप ना पूरा काम कंप्लीट नहीं कर पाओगे। तो आपकी रिक्वायरमेंट इतनी कंसाइज और इतनी बेयर मिनिमम होनी चाहिए जिसको आप 30 टू 45 मिनट्स में कंप्लीट कर पाओ। 30 टू 45 मिनट्स में कोई भी इंटरव्यूअर आपसे एक्सेप्ट नहीं करेगा कि आप पूरा ट्विटर बना दो या आप पूरा फेसबुक बना दो। इंटरव्यूअर आपसे ये टेस्ट करना चाहता है कि आपको एक एलएलडी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कितनी नॉलेज है, और उसमें रिक्वायरमेंट फिक्स करना और उस रिक्वायरमेंट को इम्प्लीमेंट करना विद इन अ कंस्ट्रेंट टाइम भी एक फीचर फंक्शनैलिटी है जो कि इंटरव्यूअर टेस्ट करना चाहता है कि क्या आपके पास ये स्किल है कि आप विद इन अ गिवन टाइम फ्रेम रिक्वायरमेंट्स गैदर करके अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पा रहे हो। तो आपको कुछ अजम्पशंस के साथ अपने इंटरव्यूअर के साथ ये बात डिसाइड करके कि व्हाट यू नीड टू इम्प्लीमेंट विद इन 5 टू 10 मिनट्स में रिक्वायरमेंट क्लोज करनी है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं इस प्रॉब्लम का एग्जांपल लूँ, जैसे स्नेक्स एंड लैडर्स है, तो अगर आपको कोई ऐसी टाइप की प्रॉब्लम है, आप क्या बोलोगे। जैसे मान लो ये स्नेक्स एंड लैडर काफ़ी नोन प्रॉब्लम है, इस तरीके की आपको कोई नोन प्रॉब्लम मिलती है तो आपके दिमाग में ये हो सकता है कि हाँ अरे ये तो बहुत ईजी प्रॉब्लम है, इसमें क्या ही होगा, ये ऐसे डब्बे होंगे, 2 प्लेयर होंगे, कुछ डाइस होगा और जो नॉर्मल स्नेक एंड लैडर के रूल होंगे वो होंगे, है ना। बट यहाँ पर इस तरीके की अजम्पशन भी होंगे कि आपको चाहे नेम नोन हो तब भी आपको नोन अजम्पशंस नहीं लेने हैं। हो सकता है इंटरव्यूअर आपको जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट दे रहा हो वो सेम हो या सिमिलर हो, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि वो एग्जैक्टली सेम हो। इसलिए आपको ये बात गैदर करना बहुत ज़रूरी है कि आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट सेम है क्या। फॉर एग्जांपल, कोई आपको स्नेक एंड लैडर की प्रॉब्लम देके बोले कि भाई तेरा बोर्ड रेक्टेंगुलर नहीं होगा, वो ट्रायंगल होगा, तुम्हारा बोर्ड इस तरीके का होगा, और तुम्हारे प्लेयर 2 प्लेयर नहीं होंगे, तुम्हारे प्लेयर जितने मर्जी हो सकते हैं, n प्लेयर्स हो सकते हैं, तुम्हारे बोर्ड का साइज लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है, तुम्हारे डाइसेस भी लिमिटेड नहीं है, अनलिमिटेड है, और तुम्हारे पास यहाँ पर सिर्फ स्नेक्स एंड लैडर्स नहीं है, तुम्हारे पास अलग अलग तरीके के पीसेस भी है। मान लो स्नेक है, लैडर है,
स्नेक एंड लैडर अपने स्टैंडर्ड पीसेस है। मान लो उन्होंने गेम में कुछ नए पीसेस भी इंट्रोड्यूस कर दिए, मान लो उन्होंने कुछ माइन भी इंट्रोड्यूस कर दिया, या मान लो उन्होंने कुछ क्रोकोडाइल भी इंट्रोड्यूस कर दिया, इस तरह क्रोकोडाइल या फिर कुछ रॉकेट इंट्रोड्यूस कर दिया। तो इस तरीके से इंटरव्यूअर आपकी थिंकिंग पावर को टेस्ट करने के लिए एक स्टैंडर्ड नोन प्रॉब्लम को चेंज करके प्रेजेंट कर सकता है। तो उस चेंज्ड प्रॉब्लम में आपको क्या इम्प्लीमेंट करना है, ये बात आपको डिसाइड करना रहेगा 5 से 10 मिनट में। जैसे मान लो इंटरव्यूअर ने आपको ये बात इस तरीके की प्रॉब्लम स्टेटमेंट दी, तो इसमें इंस्टेड ऑफ सेइंग कि मैं ये सारी इम्प्लीमेंट करूँ, आप इंटरव्यूअर से कह सकते हो कि भाई मेरे को ये मेरे को स्टैंडर्ड वाली इम्प्लीमेंट करने आती है, हमारे पास टाइम का कंस्ट्रेंट है, हम अभी के लिए पहले ये इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, जब हम ये इम्प्लीमेंट कर लेंगे तब उसमें हम इसका एडिशन कैसे करेंगे हम ये बात देख लेंगे। तो माइट भी इंटरव्यूअर आपसे एग्री कर जाए, माइट भी नॉट एग्री कर जाए। तो इस तरीके से आप अपनी रिक्वायरमेंट्स को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर आपका गोल क्या रहेगा, ट्राई टू रिस्ट्रिक्ट योर रिक्वायरमेंट। ठीक है। और एक नोट मैं आपको ये भी देना चाहूंगा, यहाँ पे डू नॉट डीप टाइप, डू नॉट डीप टाइप। यहाँ पर रिक्वायरमेंट गैदरिंग स्टेप में आपका गोल है कि आप वर्किंग सोल्यूशन सबसे पहले बनाओ। वर्किंग आपका सारा फोकस इस बात पे होना चाहिए कि मैं वर्किंग सोल्यूशन जल्द से जल्द इंटरव्यूअर के साथ अपनी रिक्वायरमेंट्स क्लियर करके कैसे बना सकता हूँ। अगर आपने इसी स्टेप पर डीप डाइव कर दिया तो आप फंस जाओगे, आप अपनी प्रॉब्लम को पूरा नहीं कर पाओगे। ज़्यादातर लोग इसी स्टेप तक आके अटक जाते हैं और मोस्टली कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि रिक्वायरमेंट गैदरिंग के स्टेप में ही लोग आधा आधा घंटा ले जाते हैं और वो आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं। तो इस स्टेप में ये रिकमेंडेशन मेरी रहेगी कि आप कभी डीप डाइव ना करें, ये स्टेप डीप डाइव करने का नहीं है। ये स्टेप है आपकी प्रॉब्लम की बेसिक अंडरस्टैंडिंग लेने का और उसका एक रूडिमेंट्री सोल्यूशन सोचने का। ठीक है, तो मान लेते हैं कि फर्स्ट स्टेप तक आपने एक रिक्वायरमेंट गैदर कर लिया, तो नेक्स्ट स्टेप आपका क्या रहेगा। नेक्स्ट स्टेप आपका ये रहेगा आइडेंटिफाई और कोड एंटिटीज। अब कोड एंटिटीज से क्या मतलब है, कोड एंटिटीज से मतलब यह है कि आपने अपने सिस्टम में जो सबसे मेजर कंपोनेंट्स हैं जिन पर इफेक्ट होगा, जैसे स्नेक्स एंड लैडर्स में सबसे मेजर कंपोनेंट्स की बात करें तो क्या होगा, प्लेयर हो गया, बोर्ड हो गया, पीसेस हो गए मेरे, पीसेस हो गए। पीसेस में मैं किस तरीके के पीस हो सकते हैं, मेरा स्नेक हो सकता है या लैडर हो सकता है, या अगर आपने रिक्वायरमेंट लेने में गलती कर दी तो यहाँ आपने ऊपर माइन क्रोकोडाइल रॉकेट आप वो सारे पीसेस भी ले लिए आपने मान लो। ठीक है, तो प्लेयर बोर्ड पीसेस हो गए, और क्या हो सकता है, और कुछ लग रहा है, हाँ डाइस हो सकता है। तो मोटा मोटी आपके मेजर कोड एंटिटीज इस वाले डिजाइन प्रॉब्लम में ये हो जाएंगे। अब इसमें हो सकता है कुछ और एंटिटीज, जैसे आप इस प्रॉब्लम को जब इम्प्लीमेंट कर रहे हो कुछ और एंटिटीज का एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो, लेकिन उनको आप एज कोड एंटिटी काउंट नहीं करोगे। कोड एंटिटी आप उसी चीज को, उसी नाउन को काउंट करोगे अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट में जो डायरेक्टली इफेक्ट हो रहा है आपसे, आपके या किसी भी इन यूज क्लाइंट के एक्शन से। जैसे आपका जो प्लेयर है, प्लेयर के डायरेक्ट एक्शन से बोर्ड में चेंजेस आते हैं और इस पीसेस के डेटा के मदद से प्लेयर की मूवमेंट पर भी असर आता है और डाइस की मूवमेंट से प्लेयर पे भी असर आता है। तो इसलिए यहाँ पर हमारी ये कोड एंटिटीज है। एक बार अगर हमने कोड एंटिटीज डिसाइड कर ली तो हमारे लिए सोचना आसान हो जाता है। बेसिकली जैसा हमने डिजाइन पैटर्न वाली वीडियो में दो बातें समझी थी, स्टेट और लॉजिक समझा था ना हमने, स्टेट प्लस लॉजिक। तो यहाँ पर हम स्टेट डिसाइड कर रहे हैं कि हमें किस किस चीज का स्टेट मेंटेन करना रहेगा।
हमें किन किन चीज़ों का स्टेट मेंटेन करना रहेगा। ठीक है, जब हमने ये बात डिसाइड कर ली ना तो हमारे लिए सोचना थोड़ा आसान हो जाता है, और डिज़ाइन पैटर्न भी आइडेंटिफाई अगर कुछ करने होते हैं तो डिज़ाइन पैटर्न करना भी आसान हो जाता है। जैसे मान लो कि मैंने जैसे डिज़ाइन पैटर्न वाली प्रॉब्लम में आपको समझ एक स्ट्रेटजी डिज़ाइन पैटर्न के बारे में बताया था और सिंगलेटन डिज़ाइन पैटर्न के बारे में भी बताया था। मान लो मुझे कुछ ऐसा इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट में आइडेंटिफाई होता दिखे। मान लो कि जैसे मान लो पीसेस है, मेरे पीसेस मल्टीपल तरीके के पीसेस है, स्नेक्स और लैडर। इसके ऊपर मान लो स्ट्रेटजी डिज़ाइन पैटर्न लगाने के बारे में मैं सोचूं कि हाँ मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ कि मैं स्ट्रेटजी स्नेक और लैडर है, दोनों के बीच में कॉमन टाइप का बिहेवियर मुझे दिख रहा है, वो कॉमन टाइप का बिहेवियर मेरा पीसेस डिनोट कर देगा। तो इस तरीके से जब आप कोड एंटिटीज आइडेंटिफाई कर लेते हो तो आपके लिए डिज़ाइन पैटर्न्स आइडेंटिफाई करना या कुछ भी लॉजिक या रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करना आसान हो जाता है। फिर आप कुछ भी छोटी एंटिटीज या वेरिएबल्स जो बनाने होते हैं ना, वो इन टर्म्स ऑफ दीज एंटिटीज सोच पाते हो। तो ये स्टेप हो गया। ठीक है, अब तीसरा स्टेप क्या हो गया, हम रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटीज। हम अब ट्राई करेंगे रिलेशनशिप्स आइडेंटिफाई करने का उन एंटिटीज के बीच में, रिलेशनशिप्स बिटवीन एंटिटीज। यहाँ पर अगर आपको टाइम परमिट करे तो आप एक एंटिटी डायग्राम भी यूजर को इंटरव्यूअर को बना के दिखा सकते हो, बट ये एक जनरली डिज़ाइन एलएलडी प्रॉब्लम्स में कंपल्सन होती नहीं है कि आप एक एंटिटी डायग्राम बनाओ। जब आप एक फाइनल क्लास डायग्राम बनाते हो तो वहाँ पर आपकी रिलेशनशिप्स दिख जाती हैं, तो ये नॉट एन कंपल्सन होती है, बट आप ऑप्शनली बना सकते हो। क्योंकि अगर आपने एक एंटिटी डायग्राम बना दिया तो आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, आपके रिलेशनशिप्स क्लियर हो जाएंगे एंटिटीज़ के बीच में कि आपकी दो एंटिटीज़ है उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है। जैसे मान लो अगर मैं यहाँ दो एंटिटीज़ उठा लेता हूँ, एक बोर्ड है और एक पीस है, तो बोर्ड और पीस में क्या रिलेशनशिप है। अगर मान लो मुझे ये बात डिस्कस करनी हो अपने इंटरव्यू के साथ कि बोर्ड और पीस के क्या रिलेशनशिप है, तो मैं कुछ ऐसा कह सकता हूँ कि भाई मेरा बोर्ड तो एक है, उसमें ऐसे ढांचे बने हुए हैं और उस पर कोई पीस रखा है। पीस एज इन पीस मेरा क्या डिनोट कर रहा है, पीस डिनोट कर रहा है कि यहाँ पर कुछ लैडर है या कोई स्नेक है। मान लो यहाँ पर लैडर है, इस तरीके की लैडर है, तो यहाँ पर कोई बंदा लैंड कर दिया तो वो सीधे इस वाले ब्लॉक पर पहुंच जाएगा। ठीक है, ये बात सही। तो मैं बोर्ड और पीस के का जब डायग्राम दिखाऊंगा तो मैं क्या बोलूंगा, मैं ये बात बोल सकता हूँ बोर्ड और पीस के बीच में 1 to many का रिलेशन है। बोर्ड टू पीस का रिलेशन 1 to many का हो गया कि एक बोर्ड के लिए मल्टीपल पीस हो सकते हैं, बट जो पीस मेरा एक बोर्ड से एसोसिएटेड है वो एक ही बोर्ड से एसोसिएटेड रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि मेरा एक पीस मल्टीपल बोर्ड से एसोसिएट हो जाएगा। तो इस तरीके के आप अपने एंटिटीज के बीच में रिलेशनशिप जब आइडेंटिफाई कर देते हो तब आपको जो हम 4th स्टेप परफॉर्म करेंगे उसमें आसानी होगी। जब आपके सारे स्टेट्स के बीच के रिलेशनशिप्स आपको पता होते हैं तब आपके लिए कोड में आपको क्या काम करना है वो आइडेंटिफाई करना भी आसान हो जाता है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप समझते हैं कि नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है। नेक्स्ट स्टेप में हम फंक्शनैलिटीज एसोसिएटेड विद दोज एंटिटीज, हमारी एंटिटीज के साथ क्या फंक्शनैलिटी एसोसिएटेड है, हम उस बात को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये बात समझते हैं फंक्शनैलिटीज हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। फंक्शनैलिटीज एसोसिएटेड विद एंटिटी। अब हम ये चीज़ आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, तो हम इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए अपनी एंटिटीज़ में जो भी हमने यहाँ पर रिलेशनशिप्स बनाए थे, प्लस हमने जो अपनी कोड एंटिटीज आइडेंटिफाई करी थी उसके अंदर कुछ हमने मेंशन किया था कि प्लेयर में हम ये डेटा रखेंगे या बोर्ड में हम ये डेटा रखेंगे, पीसेस में हम डेटा रखेंगे। तो उस हिसाब से हम ये बात सोच पाते हैं कि हमें उस स्टेट के साथ क्या लॉजिक अटैच करना है। जैसे मान लो प्लेयर के पास बस प्लेयर का डेटा है, प्लेयर के पास मान लो बस ये डेटा है कि उसका प्लेयर का नाम है, प्लेयर अभी किस पोजीशन पे है
और हाँ, मान लो प्लेयर के पास बस यही दो चीज़ें हैं कि नाम है और पोजीशन है। तो नाम और पोजीशन के हिसाब से ये बात हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसके साथ मैं क्या फंक्शनैलिटी रख सकता हूँ। मैं इसके साथ ये फंक्शनैलिटी रख सकता हूँ कि प्लेयर को मूव करने की फंक्शनैलिटी बोर्ड पे, प्लेयर मूव फंक्शनैलिटी, कि मेरा प्लेयर मान लो किसी डाइस रोल पर आया, मान लो डाइस में 6 आया, तो मेरे प्लेयर को अभी वो पोजीशन 6 पे था, उसको 12 पे ले जाओ, ठीक है। या फिर अगर वो किसी लैडर पे लैंड कर गया, मान लो 3 पे एक 20 तक की लैडर है, 3 to 20 तक की एक लैडर है, मान लो ये मेरी लैडर एंटिटी के पास डेटा है, लैडर पीस के पास ये एक टाइप का पीस है जिसके पास ये डेटा है कि 3 पर आप लैंड करोगे तो आप 20 पे पहुंच जाओगे। और प्लेयर का जब रोल होके वो 3 पर आया, तब आपने प्लेयर वाले एंटिटी को ये फंक्शनैलिटी दे दी कि भाई जब भी मैं 3 पर आऊं तो मेरे को 20 पे पहुंचा दिया। तो इस तरीके की फंक्शनैलिटी आप ये बात आइडेंटिफाई करके अटैच कर सकते हो कि भाई ये काम मेरा प्लेयर करेगा। क्योंकि अगर आप अपनी एंटिटीज के साथ अपनी फंक्शनैलिटीज अटैच कर दोगे तो आपके लिए वो काम परफॉर्म करना आसान हो जाएगा। क्योंकि अगर प्लेयर के साथ ये फंक्शनैलिटी ऑलरेडी अटैच्ड है, प्लेयर मूव वाली फंक्शनैलिटी, तो प्लेयर मूव वाले फंक्शन के पास प्लेयर एंटिटी का सारा डेटा होगा, उसके पास नाम, पोजीशन, और अगर कुछ डाइस रोल वगैरह कुछ चाहिए वो अपने आर्गुमेंट्स में ले सकता है। तो उसके प्लेयर मूव के पास ये सारा डेटा होगा रेलेवेंट काम परफॉर्म करने के लिए। अब फिर ऐसा भी कुछ काम हो सकता है, जैसे मान लो डाइस रोल है, डाइस रोल कौन परफॉर्म करेगा, तो आप डाइस रोल को अटैच कर सकते हो डाइस एंटिटी के साथ में, कि एक डाइस की आपने एंटिटी बताई, आपने ये वाली फंक्शनैलिटी अपने डाइस के साथ अटैच कर दी कि डाइस रोल मैं डाइस का डेटा यूज करके ही कर रहा हूं, तो मैंने इस फंक्शनैलिटी को अपने इस एंटिटी के साथ अटैच कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आपने कोई भी फंक्शनैलिटी जो आपके एंटिटीज के साथ एसोसिएटेड थी वो आउटलाइन करी, ठीक है। तो अब फोर्थ स्टेप तक आप क्या कर चुके हो, फोर्थ स्टेप तक आप सारे अपने क्लासेस एंटिटीज बता चुके हो इंटरव्यूअर को, और आप जो जो फंक्शनैलिटीज इंप्लीमेंट करोगे आप वो फंक्शनैलिटीज भी बता चुके हो, और वो किस क्लास के साथ एसोसिएटेड या किस एंटिटी के साथ एसोसिएटेड होंगी आप ये बात भी डिस्कस कर चुके हो, ठीक है। अब आ जाते हैं फाइनल स्टेप पे। फाइनल स्टेप हमारा क्या होगा, फाइनल स्टेप हमारा क्या हो गया, रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटीज फंक्शनैलिटी, ठीक है। अभी तक हमने क्या करा था, एंटिटीज के बीच में रिलेशनशिप्स कर ली थी, हमने फंक्शनैलिटीज एसोसिएट कर ली थी। अब हम इन सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन देखेंगे कि रिलेशनशिप बिटवीन उन एंटिटीज के बीच में रिलेशनशिप्स और उनकी फंक्शनैलिटी से रिलेटेड रिलेशनशिप्स कैसे बैठेंगी फिक्स। बेसिकली इस फिफ्थ स्टेप पर आप पूरा डिजाइन बना रहे होगे, इस फिफ्थ स्टेप पर आप पूरा क्लास डायग्राम बना रहे होगे, ठीक है। तो इस स्टेप पे आ जाते हैं, रिलेशनशिप्स बिटवीन एंटिटी फंक्शनैलिटी, ठीक है, ठीक है। तो फोर्थ स्टेप तक हमने एंटिटीज और उनके साथ रिलेटेड फंक्शनैलिटीज देख ली थी। बट जैसे मान लो अगर आपके दो अलग एंटिटीज है, जैसे मान लो बोर्ड है और प्लेयर है, तो इन दोनों के बीच में भी कुछ फंक्शनैलिटी अंडरलाइन होगी, जो फंक्शनैलिटी इन दोनों का यूज करके परफॉर्म हो रही होगी। कुछ ऐसी फंक्शनैलिटी भी आपके कोड में एग्जिस्ट करेगी जो इन दोनों का यूज करके परफॉर्म हो रही होगी। तो ये बात आप किस स्टेप में आइडेंटिफाई करोगे, आप ये फिफ्थ स्टेप में आइडेंटिफाई करोगे कि आपने सबसे पहले प्लेयर के साथ जो फंक्शनैलिटी से एसोसिएटेड थी वो आपने मेंशन कर ली। फोर्थ स्टेप तक बोर्ड की भी सारी फंक्शनैलिटी आप बना चुके हो। अब आप फिफ्थ स्टेप में एक बड़ी पिक्चर देखोगे कि भाई मेरी पूरी गेम चलेगी कैसे, मेरी स्नेक लैडर की गेम चलेगी कैसे, और उसके हिसाब से आप अपनी फंक्शनैलिटीज आउटलाइन करना चालू करोगे। आप ये बात सोचोगे कि मेरी गेम स्टार्ट कैसे होगी, मान लो मेरा गेम को मुझे स्टार्ट करना है, तो उस गेम को मैं कैसे स्टार्ट करूंगा, मैं कैसे अपने जो एंटिटीज बनाए हैं उन एंटिटीज को मैं कैसे इनिशियलाइज करूंगा,
मेरी जितनी भी एंटिटीज थी, मेरी बोर्ड था, मेरा पीस था, डाइस था, मेरे जितने भी मेजर एंटिटीज थे उनमें मैं क्या डेटा डलवाऊंगा, और प्लस उन डेटास के साथ जो मैंने बोर्ड के अंदर और पीसेस डाइस के अंदर जो भी फंक्शनैलिटीज बनाई थी उनको मैं एक दूसरे के साथ कैसे अटैच करूंगा। जैसे मान लो कि मेरा एक बोर्ड है, अब मुझे उस बोर्ड पे मैंने जो प्लेयर बनाया था उस प्लेयर को मूव कराना है। अब मैं ये बात जानता हूं कि प्लेयर मूव की फंक्शनैलिटी मैंने प्लेयर को दे रखी है ना, प्लेयर के पास प्लेयर मूव की फंक्शनैलिटी है, बट इस चीज को इन्वोक कौन करेगा? इस चीज को इन्वोक करने के लिए आपको एक अलग एंटिटी, एक ड्राइवर एंटिटी बनानी पड़ेगी। अब ये ड्राइवर एंटिटी वो एंटिटी है जो आपने सेकंड स्टेप तक नहीं सोचा था, ये वो एंटिटी है जो आपको बनानी पड़ रही है, इसलिए हमारी कोड एंटिटी नहीं हुई। ये वो एंटिटी है जो हमको अपनी कोड एंटिटीज को फंक्शन कराने के लिए बनानी है। तो आपकी ड्राइवर एंटिटी होगी जिसके पास आपकी कोड एंटिटीज का डेटा है, मान लो उसके पास बोर्ड का भी डेटा है और उसके पास आपके प्लेयर का भी डेटा है। तो ड्राइवर फंक्शनैलिटी ने क्या करा, ड्राइवर फंक्शनैलिटी ने जैसे ही उस प्लेयर की चांस आई, उस प्लेयर के लिए डाइस रोल हुआ, उसने जब डाइस रोल करा तो उसने डाइस रोल के लिए डाइस की फंक्शनैलिटी का यूज करा। जब डाइस रोल का रिजल्ट आया तब उसने प्लेयर को मूव करने के लिए प्लेयर मूव का यूज करा। और जब उसको बोर्ड की डिटेल्स अपडेट करनी थी तब उसने बोर्ड की कुछ फंक्शनैलिटीज यानी यूज कर ली, मान लो अपडेट बोर्ड करके कुछ फंक्शनैलिटी यूज कर ली। तो इस तरीके से आप फिफ्थ स्टेप में क्या करोगे, फिफ्थ स्टेप में आप अपनी एंटिटीज और फंक्शंस जो आपने अभी तक फोर्थ स्टेप में जो काम कर लिया था उनको एक दूसरे से कनेक्ट करना स्टार्ट करोगे कि वो एक दूसरे के साथ अटैच कैसे होंगे, कनेक्ट कैसे होंगे। और उस प्रोसेस में अगर आपको कुछ एंटिटीज बनाने की रिक्वायरमेंट लगेगी, कुछ ऐसी एंटिटीज जो मेरी कोड एंटिटीज नहीं थी बट जो मेरे को अपने कोड को वर्क करने के लिए जरूरत पड़ रही है, उन एंटिटीज की जरूरत पड़ेगी तो आप उन एंटिटीज को बनाओगे। तो फिफ्थ स्टेप तक आप अपने पूरे डिजाइन को करीब करीब कंप्लीट कर चुके होगे, बट अभी भी आपका डिजाइन पूरा प्रॉपरली पॉलिश्ड नहीं है। तो प्रॉपरली पॉलिश्ड क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा एक स्टेप बचा है हमारा फाइनल डिजाइन का स्टेप बचा है। अब ये फाइनल डिजाइन के स्टेप में मैं क्या करवाना चाहता हूँ आपसे, आपका एक रूडिमेंट्री डिजाइन इस स्टेप तक बन चुका है, आप बेसिकली इस स्टेप तक अपनी रिक्वायरमेंट इंप्लीमेंट कर चुके होगे। बट फाइनल डिजाइन क्या कंस्टिट्यूट करता है? फाइनल डिजाइन इस बात को कंस्टिट्यूट करता है कि जब आप अपना एक डिजाइन प्रॉब्लम प्रेजेंट कर चुके होगे, जो आपने रिक्वायरमेंट्स में चीजें मेंशन करी थी, अगर आपने फिफ्थ स्टेप तक काम अपना सही करा और अगर आपका इंटरव्यूअर भी इस बात से एग्री कर जाता है कि आपने जो बेस रिक्वायरमेंट इम्प्लीमेंट करने की बात करी थी वो आप फिफ्थ स्टेप तक कंप्लीटली अच्छे से कर चुके हो, तब आपको कुछ फॉलो अप क्वेश्चंस आएंगे। फाइनल डिजाइन में हम क्या कर रहे हैं, फाइनल डिजाइन में वी आर आंसरिंग फॉलो अप क्वेश्चंस, आंसरिंग फॉलो अप क्वेश्चंस। ठीक है, तो हम फॉलो अप क्वेश्चंस का आंसर कर रहे हैं। तो अब जो आपके फॉलो अप क्वेश्चंस हैं उनको आप अपने डिजाइन में कैसे इंक्लूड करोगे, ये बात आपसे इंटरव्यू के लास्ट में पूछी जाएगी। जैसे मान लो हमने अगर इंटरव्यूअर से ये बात करी थी कि मैं एक बेस फंक्शनैलिटी स्नेक वगैरह के साथ मैं इंप्लीमेंट कर दूंगा और वो मैंने इंप्लीमेंट करके दिखा भी दिया, तब आपका इंटरव्यूअर अब ये पूछ सकता है कि तुमने ये अपना डिजाइन तो बना लिया लेकिन तुम्हारा डिजाइन क्या इतना केपेबल है कि तुम उसमें नए तरीके के पीसेस इंक्लूड कर सको। जैसे मान लो ये माइन, क्रोकोडाइल, रॉकेट, जिस भी तरीके के पीसेस है, तो क्या तुम्हारा डिजाइन इस बात के लिए केपेबल है कि तुम वो नए डिजाइन को इन तरीके के कंपोनेंट्स को यूज कर सको? तो आप बोलोगे हाँ इस केस में।
कि हाँ मैंने तो एक पीसेस इंटरफेस बनाया था जो एक कॉमन फंक्शनैलिटी दे रहा था, उस इंटरफेस को अगर मेरे नए पीसेस जो हैं माइन, क्रोकोडाइल, रॉकेट, जिस भी तरीके का आप नया पीस इंट्रोड्यूस करना चाहते हो, एज लॉन्ग एज वो उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे तो मेरे पीसेस का काम हो जाएगा। जो मेरे बोर्ड का इनिशियलाइज है, बोर्ड मेरे पीसेस को इनिशियलाइज करता है डायरेक्टली, स्नेक, लैडर इन सबको इनिशियलाइज नहीं करता, तो मैं डायरेक्टली अपनी फंक्शनैलिटी एक्सटेंड करने के लिए बिना किसी क्लास को छेड़े इन पीसेस को इंट्रोड्यूस कर सकता हूँ और मेरा पूरा का पूरा कोड का लॉजिक सेम एग्जैक्टली सेम वर्किंग करता रहेगा। अब इसमें फिर एक और फॉलो अप क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे मान लो हम शुरुआत में कह रहे थे कि आपका बोर्ड इस तरीके का था, अब आपको बोर्ड वेरिएबल बनाना है, तो आप बोर्ड वेरिएबल कैसे बनाओगे? या एन प्लेयर्स है तो एन प्लेयर्स कैसे बनाओगे? तो आप कह सकते हो कि मेरे पास एक डाइस एंटिटी है, उस डाइस एंटिटी में मैं एक बार रोल कराना हो तो मैं डाइस रोल का फंक्शन एक बार कॉल कर सकता हूँ या मल्टीपल बार कॉल कर सकता हूँ, डिपेंडिंग अपॉन जितने डाइस रोल्स चाहिए। उसके ऊपर कुछ रूल्स लगाने हैं तो मैं उसके ऊपर भी काम कर सकता हूँ। अब जैसे मान लो रूल्स लगाने की बात आ गई, तो अभी आपका जो डिजाइन पैटर्न है डाइस रोल के ऊपर वो कोई रूल नहीं लगा रहा, यह हमने अपनी बेस फंक्शनैलिटी में इम्प्लीमेंट नहीं करा। तो अगर फॉलोअप क्वेश्चन में कुछ ऐसा आए जो आपको इम्प्लीमेंट करने के लिए इंटरव्यूअर बोले, तो और अगर आपके पास सफिशिएंट टाइम बचा हो तो आप ट्राई कर सकते हो विद इन 5 to 10 मिनट्स, अगर इम्प्लीमेंट करना हो तो आप ट्राई कर सकते हो। उसमें फिर आप उसको भी इम्प्लीमेंट करने के लिए आप यही स्टेप फॉलो करना कि अब उसको एज कोड एंटिटी आइडेंटिफाई करके 2, 3, 4 स्टेप को फॉलो करके 5th स्टेप के चीज़ें कंप्लीट कर देना। तो जैसे ही आप ये प्रोसेस करोगे आपका वो नया फंक्शनैलिटी भी इम्प्लीमेंट हो जाएगा और आप अटकोगे नहीं। और अगर आप मान लो अटक भी गए तो आप 5th स्टेप ऑलरेडी आपको जो डिज़ाइन बताना था आप अच्छे से बता चुके हो, तो आप बेस फंक्शनैलिटी में सेफ हो। ऐसा नहीं हुआ कि आप अपनी बेस फंक्शनैलिटी ही नहीं बता पाए, आप 5th स्टेप तक अपनी बेस फंक्शनैलिटी बता चुके हो। 6th स्टेप आपका, अगर 6th स्टेप को आप सक्सेसफुली परफॉर्म कर देते हो तो आपका इंटरव्यूअर विल बी लाइक इम्प्रेस्ड, इंटरव्यूअर हैप्पी। अगर आप 6th स्टेप को भी उसके फॉलोअप क्वेश्चंस का सही से आंसर कर पाते हो, इंटरव्यू गारंटेड। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड कि आप किस तरीके से इस फ्रेमवर्क का यूज करके एक फाइनल डिजाइन तक पहुंच सकते हो इन अ प्लान्ड मैनर, कि जहां पर आपने पहले कोई प्रॉब्लम नहीं भी देखी होगी तो आप वहां तक पहुंच जाओगे विद इन दिस टाइम फ्रेम। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो।